आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो बहुत सी बातें हैं जो आपको जाननी भी चाहिए, क्योंकि क्लास टेंथ में आपने थोड़ा सा बस चार्ज के बारे में नाम सुना था, बट यहाँ पे आप हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे चार्ज और उसकी थ्योरी से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम ये जानते हैं कि कोई भी मासिव मैटर कोई भी मासिव मैटर की दो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? तो एक होता है आपका मास और एक होता है आपका चार्ज। ठीक है, इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले सभी मासिव मैटर्स की, मासिव मैटर मीन्स वो मैटर जिसमें मास होते हैं। ठीक है, तो सभी मासिक मैटर में दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है आपका मास और दूसरा होता है चार्ज। मास जो कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मैटर की, और दूसरा चार्ज जो कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। ठीक है, तो ये तो बहुत स्टार्टिंग बातें हैं कि मासिव मैटर की दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहला मास जिसको हम अमाउंट ऑफ मैटर भी कहते हैं, जिसको हमने फर्स्ट ईयर में बहुत बार पढ़ रखा है। ठीक है, और दूसरा जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, जो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, और मास जो कि एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मैटर की, दूसरा चार्ज जो कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने एनर्जी के बारे में भी पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा मैं एनर्जी को भी डिफाइन कर देता हूं। तो एनर्जी जिसको कि क्या कहते हैं हम लोग, कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। आई थिंक हम सबने यही डिफिनीशन पढ़ भी रखी है और हम इसी को समझते भी हैं। ठीक है, और एनर्जी को हमने कई टाइप में डिवाइड किया गया या कह सकता हूँ कि टाइप्स ऑफ एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी हम जानते हैं नॉर्मली। तो एक तो हम लोग जानते हैं हीट की वजह से हीट एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही लाइट की वजह से लाइट एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही हम और भी कई एनर्जी को बारे में जानते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल एनर्जी, और उसके अलावा हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, मैकेनिकल एनर्जी। उसके अलावा भी हम बहुत से एनर्जीज के बारे में हम लोग जानते हैं। उसमें उन्हीं सारी एनर्जीज में से एक एनर्जी होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मासिव मैटर की दो प्रॉपर्टी, एक मास और दूसरा चार्ज। तो हम ये भी जानते हैं कि मास की वजह से हमको डेली लाइफ में ग्रेविटेशनल और मैकेनिकल एनर्जी फील करने को और देखने को मिलते हैं। जैसे कि मास की वजह से हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, कैसे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी याद कीजिए, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए तो क्या मिलता है मुझे? एम जी एच। तो अगर आप देखिए तो दोनों के दोनों में मास है, यानी कि ये जो एनर्जी है वो मास से एसोसिएटेड है, यानी कि मास के कारण है। तो ऐसी एनर्जी जो कि मास से एसोसिएटेड है, उसको हमने नाम दिया मैकेनिकल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी। यहां तक तो मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम इसी सेंस में अगर मैं बात कहूं कि जो मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज,
तो चार्ज की वजह से भी हमें किसी न किसी टाइप की एक एनर्जी मिलेगी। तो जो एनर्जी हमें चार्ज के वजह से मिलती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो हम कहेंगे क्या चीज कि एन एनर्जी which associated with charge called इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो हमको चार्ज की वजह से मिलती है, उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। आई होप कि आपको यहां तक की बातें तो बिल्कुल क्लियर होंगे, यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा। ठीक है, फर्दर इसके आगे अगर हम बढ़ें थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये तो हमको पता चल गया कि चार्ज की वजह से जो एनर्जी हमको मिलेगी उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे एक बात समझनी और है कि जिस तरह से मास की वजह से हमको मास के फिनोमिना, मतलब मास में जो भी होता है उसकी वजह से हमको काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, उसी तरह से जब चार्ज का फिनोमिना होता है, यानी मैं आपको समझाऊं, अगर अगर या मैं लिख के बताऊं तो लिख सकता हूं अ फिनोमिनन ड्यू टू चार्ज, फिनोमिना ड्यू टू चार्ज मतलब चार्ज की वजह से हमारे नेचर में जो जो घटनाएं होती हैं, उन्हीं फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अब आप थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि मासिव मैटर की दो बेसिक प्रॉपर्टी, मास और चार्ज। ठीक है, मास की वजह से हमको जो एनर्जी मिलती है डेली लाइफ में, मैकेनिकल एनर्जी लाइक ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है, और ऐसे ही चार्ज की वजह से जो एनर्जी हमको मिलती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। दूसरी चीज कि चार्ज की वजह से हमें डेली लाइफ में जो जो फिनोमिना देखने को मिलता है, जो भी फिनोमिना देखने को मिलता है, उस फिनोमिना को हम एक वर्ड में नाम देते हैं, क्या चीज? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहां तक आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होगा। देखिए यहां पे एक चीज समझने वाली बात है कि चार्ज, ठीक है, दो कंडीशन में आपको मिल सकता है। या तो जो चार्ज है, ठीक है, समझिएगा, चार्ज आइदर आपको चार्ज के दो कंडीशन हो सकते हैं आपके डेली लाइफ में। या तो चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो, ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि इधर चार्ज जो है वो मूविंग कंडीशन में हो। मूविंग कंडीशन में मतलब चार्ज या तो रुका हुआ हो या तो फिर चार्ज मूव कर रहा हो। तो इस कंडीशन को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए चार्ज की दो कंडीशन कौन कौन से? जो चार्ज है वो आइदर रेस्ट में है या फिर मूव कर रहे हैं, यानी कि मूविंग कंडीशन में है। तो मैंने जैसा कि बताया कि चार्ज की वजह से जो फिनोमिना होगा उसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो चार्ज का फिनोमिना दोनों कंडीशन में हो सकता है। या तो चार्ज रुका हुआ हो तो भी चार्ज अपना कोई ना कोई फिनोमिना रिप्रेजेंट करेगा, उस फिनोमिना को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, मतलब चार्ज की वजह से होने वाले वो सारे फिनोमिना तब जबकि चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो
तो उन सारे इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिना को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। और दूसरा चीज, अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में हो, तो अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में होंगे तो उस केस में हम इसको नाम देंगे इलेक्ट्रो डायनामिक। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब मूव करना भी दो तरह का होता है। एक, तब देखिए, इलेक्ट्रोडायनामिक, अच्छा, मोशन भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि v जो है एक तरह से कांस्टेंट हो, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है जीरो हो। एक तो ये कंडीशन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक केस ये हो सकता है कि एक्सेलरेशन जीरो ना हो। तो उस केस में हम, जब हम ये मान के चलेंगे कि चार्ज मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं करंट फिनोमिना। ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक पार्ट आएगा जिसको आप लोग बोलेंगे करंट फिनोमिना। ठीक है। और अगर चार्जेस एक्सलरेटेड होंगे, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होंगे, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एक और फिनोमिना जनरेट होगा जिसको हम मैग्नेटिज्म कहेंगे। मैग्नेटिज्म कहेंगे। तो इतनी चीजें आपको अपने सेकेंड ईयर के फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो शुरुआत है वो आपका चार्ज से ही होगा। ठीक है। और चार्ज से चलते चलते, चार्ज से ही रिलेट होते हुए हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। मतलब आपकी पूरी आधी बुक यही है। ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं चार्ज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब इसके आगे बढ़ते हुए एक चीज तो समझ में आ गया कि हमें चार्ज को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, उसकी छोटी छोटी जो भी बातें हैं वो सब कुछ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई चार्ज क्या है। ठीक। तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन यही है कि चार्ज क्या है। तो आप चाहें तो, वैसे देखिए चार्ज की तो बहुत सी डिफिनीशंस हैं। ठीक है। क्योंकि और रियली बताऊं तो चार्ज एग्जैक्टली आज तक डिफाइन नहीं हो पाया। सबने अपने अपनी तरह से अपने अपने डिफिनीशन को फॉलो अप किया, बताया, समझाया और कोशिश की कि जितने अच्छे से हो सके हम चार्ज की डिफिनीशन को सामने रख पाए। तो एक इंटर लेवल पे, ठीक है ना, एज एस्पिरेंट्स हम ये पूछे कि अगर व्हाट व्हाट इज चार्ज। ठीक है। तो क्या बताएंगे, क्या हमको आंसर मिलेगा। तो आप चाहें तो इस डिफिनीशन को लिख सकते हैं कि चार्ज क्या है। तो आप चाहें तो इस एक बेसिक डिफिनीशन को आप लोग लिख लीजिए, बेटर होगा आपके लिए। सो आप लिख लीजिए कि अ चार्ज अ चार्ज is intrinsic intrinsic property of massive matter which is responsible to create electric field electric field as well as magnetic field अराउंड अस। ठीक है।
तो ये एक बेसिक डिफिनीशन, या बेसिक तो नहीं कह सकते, एक अच्छा ही डिफिनीशन है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो एक बात थी चार्ज और उससे रिलेटेड जो डिफिनीशन है उसके बारे में। ये एक अच्छा डिफिनीशन है, आपके लायक डिफिनीशन है, ठीक है। अब देखिए, चार्ज से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। जानते हैं आप लोग, आइंस्टीन ने कहा था कि जो चार्ज होता है ना, वो एक्चुअली में जो 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 अमाउंट ऑफ चार्ज है, या कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ये आइंस्टीन का कहना था, ठीक है। खैर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चार्ज की, तो ये तो थी बात चार्ज की डिफिनीशन की। अ चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मासिव मैटर which is responsible to create electric field as well as magnetic field around us। तो मैंने बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ही, ठीक है, लेकिन जब मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। वो कैसे करता है वो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी भी है, और हम कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन में भी ये चीजें आती हैं। तो देखिए, चार्ज से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम दिमाग में रख लेना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, या कह सकते हैं पॉइंट नंबर 1 जो है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। चार्ज इज नॉट अ पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है। बहुत से लोगों के दिमाग में तो चार्ज, जैसे आप क्वेश्चन में आप जब पढ़ेंगे तो ये मिलेगा आपको, एक 3 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो लोगों को लगता है कि 3 कूलम का चार्ज यहाँ रखा हुआ है और 5 कूलम का चार्ज यहाँ रखा हो, तो उनको लगता है कि सच में ये कोई छोटी सी एक पार्टिकल है जो यहाँ रखी हुई है। नहीं, चार्ज, मैंने बताया ना कि चार्ज पार्टिकल नहीं है। चार्ज किसी पार्टिकल या किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इस बॉडी, ये 2 किलोग्राम की बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 किलोग्राम यहाँ पे रखा हुआ, 2 किलोग्राम का मास यहाँ पे रखा हुआ, नहीं। एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास 2 किलोग्राम है। ऐसे में कहूँ कि ये 2 कुलम का एक चार्ज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चार्ज ही यहाँ पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी है जिसपे 3 कूलम का चार्ज है, ठीक है, जिसमें 3 कूलम की चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप है, ठीक है। ये बात समझिएगा। तो पहली बात तो ये कि चार्ज पार्टिकल या बॉडी नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो और कौन सी प्रॉपर्टी है, तो लिख जाइए, चार्ज, चार्ज जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है। क्लियर है। याद रखने वाली बात ये है कि याद रखने वाली बात तो ये है कि चार्ज जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ये चीज बहुत ध्यान से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज किस तरह की प्रॉपर्टी है, तो आप कहिएगा कि चार्ज जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है। कोई डाउट? चलिए, पॉइंट, अगला पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चार्ज जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। याद रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी ये नहीं है। नेक्स्ट, इसकी यूनिट सभी जानते हैं। यूनिट क्या होती है भाई? कूलम्ब। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी से, ठीक है। नो डाउट, होना भी नहीं चाहिए, बहुत बेसिक सी बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है,
और तीसरी बात ये कि चार्ज एक कंजर्व प्रॉपर्टी है, कंजर्व्ड प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, कंजर्व्ड प्रॉपर्टी का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, जिसको कभी भी जनरेट नहीं किया, मतलब ना तो नया बनाया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी है, चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, और चार्ज जो है एक कंजर्व्ड प्रॉपर्टी भी है। ठीक है ना। एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि चार्ज हमेशा मास के थ्रू ही एसोसिएट होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि चार्ज होने की प्रोबेबिलिटी तब तक ही है जब तक मास है, अगर मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज नहीं हो तो मास भी नहीं होगा। मास नहीं है तो चार्ज बिल्कुल नहीं होगा, ये बात होनी चाहिए। लेकिन चार्ज नहीं है तो मास नहीं होगा, ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो याद रखिएगा, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। बहुत गर्मी है, देखिए, चलिए कुछ और पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, चार्ज, चार्ज जिसको हम ओके, सो अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज को आइदर कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि चार्ज को ही क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट नहीं, अमाउंट ऑफ चार्ज को कैपिटल या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए, कहीं अगर टू क्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो अमाउंट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चार्ज के दो फील्ड होते हैं, सॉरी, चार्ज के थ्रू एक फील्ड जनरेट होता है, यानी चार्ज जो है वो अपने अराउंड या अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। ठीक है, और जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ कौन सा फील्ड बनाता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी। तो याद रखिएगा, चार्ज दो तरह के फील्ड क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके, कुछ छोटी छोटी बातें भी आप लोग याद रखिए, याद तो होगा ही वो चीज कि हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए चार्ज दो तरह का कंसीडर करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। एक जानने वाली बात यह भी है कि रियल में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए या अपनी मैथमेटिक्स को सुटेबल या इजी बनाने के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ये भी आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है कि नॉर्मली प्रोटॉन प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ओके, ये बात, और न्यूट्रॉन जो है वो अनचार्ज है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, नहीं, अनचार्ज पार्टिकल है। ओके, कुछ और बातें जो हम सभी जानते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये तो, लेकिन ये सारी बातें आपको एक साथ याद होनी चाहिए। दूसरी चीज की ये भी पढ़ाया गया कि मतलब सेम चार्जेस रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं और अपोजिट चार्जेस
अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें, ये तो सिंपल सी बात है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ओके। जो आपको समझने वाली बात जो है वो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए कि नेचर ने जो प्रॉपर्टी, नेचर जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इस पूरे यूनिवर्स में केवल दो ही पार्टिकल को प्रोवाइड किया है, केवल दो ही। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉन को और दूसरा प्रोटॉन को। और दुनिया में किसी भी पार्टिकल पे चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि इस बॉडी, अब तो आपका क्वेश्चन ये भी सकता है कि भाई बॉडी में भी तो चार्ज होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन बॉडी में भी चार्ज जो होता है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की वजह से होता है। किसी एटम पर भी जो चार्ज होता है ना, जिसको आप आयन कहते हैं, तो किसी एटम पर भी जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से ही होता है। तो याद रखिएगा, जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिकल में ही एग्जिस्ट करती है, किसी और पार्टिकल में एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल कहीं मत भूलिएगा। उसके बाद आपको ये भी जानना पड़ेगा, जो अब जानना चाहिए, यहाँ तक तो चीजें आप लोग 10th तक जानते हैं, थोड़ी सी बातें और जानिए। क्या चीज है वो? आप ये भी जानते होंगे कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना होता है। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। याद रखिएगा, यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना? यानी मैग्नीट्यूड में दोनों के दोनों इक्वल ही होते हैं। तीसरा चीज कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी 0 कूलम चार्ज होता है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? याद रखिएगा कि अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है वो 2 प्रोटॉन पे चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करें तो एक अल्फा पार्टिकल पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, याद रहेगा ये। इसके बाद बीटा पार्टिकल पे बीटा पार्टिकल पे बीटा पार्टिकल पे आइदर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। यानी कहने का मतलब कि ये प्लस या -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। अगर बीटा यानी कि बीटा पार्टिकल पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिट्रॉन जिसे हम कहते हैं, यानी देखो प्लस बीटा का मतलब पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन पे भी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और -1.6 इंटू 19 कूलम, बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तीसरी चीज कि अल्फा बीटा और क्या बचा, गामा। गामा पे भी कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ भी आपको ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक चीज और जो आपको एकदम रट लेनी चाहिए या दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि एक क्वेश्चन होता है कि भाई न्यूट्रॉन पे कूलम चार्ज क्यों नहीं। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो प्रोटॉन है ना वो भी किसी न किसी से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी किसी से मिलकर बना हुआ है, न्यूट्रॉन भी किसी न किसी से मिलकर बना हुआ है। तो आप ये याद रखिए जो प्रोटॉन है, ठीक है ना, वो प्रोटॉन हुआ या न्यूट्रॉन हुआ, ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों एक
चीज से मिलकर बने हुए हैं जिसका नाम होता है क्वार्क। ठीक है, तो क्वार्क से मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन क्या मैं आपको समझा ही देता हूं कि एक चीज याद रखिएगा कि प्रोटॉन जो है ना, अच्छा पहली बात तो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, तो क्लियर हो गया। अब क्वार्क कितने टाइप के होते हैं पहले ये भी जान लीजिए आप लोग। क्वार्क, आपको बस यही जानना जरूरी है, क्वार्क होता क्या है अभी आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना जानिए कि क्वार्क कितने टाइप के होते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि क्वार्क जो है कुल 6 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से 6 टाइप हैं देख लीजिए। एक होता है आपका अप क्वार्क, एक होता है आपका डाउन क्वार्क, ठीक है, पहला दूसरा। फिर होता है आपका टॉप क्वार्क, फिर होता है आपका बॉटम क्वार्क, ठीक है। एक होता है आपका चार्म क्वार्क और एक होता है आपका स्ट्रेंज क्वार्क, ठीक है। अच्छा, इन पे कितने चार्जेस होते हैं तो याद रखिएगा, जो ये तीनों हैं इन पे जो चार्जेस हैं वो प्रोटॉन पे चार्ज का 2/3 होते हैं, मतलब जितना भी प्रोटॉन पे चार्ज होगा उसका 2/3, ठीक है। और जो डाउन क्वार्क और ये मतलब ये जो तीनों क्वार्क हैं इन पे प्रोटॉन पे चार्ज का 1/3 चार्ज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब जरा इसको एक बार समझते हैं। तो यहां से हमको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है और वो रिजल्ट क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो प्रोटॉन है वो क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, जो आपका प्रोटॉन है वो किससे मिलकर बना हुआ है, क्वार्क से। तो कौन सा क्वार्क इसमें मिला हुआ है ये भी जान लीजिए। तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क है। अब अगर आप निकालना चाहिए कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना है तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 2 अप क्वार्क यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना, अप क्वार्क। तो अप क्वार्क की वैल्यू कितनी होती है, प्रोटॉन पे चार्ज का 2/3 यानी 2/3, ठीक है। प्लस यहाँ लिखिए एक डाउन क्वार्क है, तो एक डाउन क्वार्क की वैल्यू कितनी है आपकी, प्रोटॉन पे चार्ज का 2, ये प्लस नहीं है, प्रोटॉन पे चार्ज का 1/3, ठीक है। अब इसको जरा आप कैलकुलेट करिए तो आपको देखिए ये कॉमन हो जाएगा आपका, सो यू विल गेट, और ये 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए प्रोटॉन पे चार्ज और 2 मल्टीप्लाई यू विल गेट 4/3 प्लस ये बाहर हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा आपका 1/3। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट, देखिए 4 सॉरी 2 2 या 4, ओके 2/3, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके कुछ गड़बड़ है थिंक, ओके वेट करिए एक सेकेंड। तो यहाँ से देखिए, सो कि एक डाउन क्वार्क, सॉरी मैं बताना छूट गया, तो यहाँ पे अप क्वार्क टॉप क्वार्क और चार्म क्वार्क इतने होते हैं, प्लस प्रोटॉन पे चार्ज बाई 2/3, एंड डाउन क्वार्क और बॉटम क्वार्क और जो स्ट्रेंज क्वार्क होते हैं वो एक्चुअली माइनस साइन के साथ आते हैं, माइनस ऑफ प्रोटॉन पे चार्ज का 1/3। तो यहाँ पे चूंकि माइनस के साथ आएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ही आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये कुल मिला के आपका हो जाएगा 3/3। तो सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा, और
यही कितने की वैल्यू बराबर होता है, तो प्रोटॉन पे चार्ज का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो घूम फिर के आ गया कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू पावर -19 कूलम, वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऐसे ही आप चाहे तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्यों नहीं होता, उसको भी मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो देखिए, जो न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन है एक्चुअली में वो दो डाउन क्वार्क प्लस एक अप क्वार्क से मिलकर बना हुआ, बिल्कुल अपोजिट। तो अगर आप इसको भी सॉल्व करना चाहिए तो दो डाउन क्वार्क का मतलब हो जाएगा आपका, देखिए, माइनस यानी 2 टाइम्स ऑफ माइनस प्रोटॉन पे चार्ज का 1/3 माइनस साइन के साथ, क्योंकि डाउन क्वार्क है, प्लस एक अप क्वार्क। तो अप क्वार्क की वैल्यू कितनी होती है, प्रोटॉन पे चार्ज का 2/3। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2 इधर से खत्म होके यहाँ पे आ जाएगा। और आप ध्यान से देखिए तो ये -2/3p है और ये +2/3p है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 0 कूलम। इसीलिए न्यूट्रॉन पे कहा जाता है कि कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझ में तो आया ही होगा। अब अगर इसके आगे हम बढ़ें, ठीक है, तो एक चीज और भी याद रखिएगा जो आपको क्लास 12th में बहुत काम आने वाला है। तो मैथमेटिकल पर्पस के लिए हम, यहाँ तक आप चीजें समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। देखिए, मैथमेटिकल पर्पस के लिए हम चार्ज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए। ठीक है, हम सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए 3 डिफरेंट टाइप के चार्ज एज्यूम करते हैं। कौन कौन सा, तो देखिए, फॉर मैथमेटिकल पर्पस चार्ज को हम 3 तरह से एज्यूम करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका नॉर्मल चार्ज, नॉर्मल चार्ज क्यू। ठीक है, एक होता है आपका पॉइंट चार्ज, ये हम कंसीडर करते हैं अक्सर, पॉइंट चार्ज। और एक आपको नाम सुनने को मिलेगा, वो आएगा आपका टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर नॉर्मल चार्ज है तो नॉर्मल चार्ज में अगर कोई बॉडी, कोई पार्टिकल नॉर्मल चार्ज है तो उसमें मास भी होगा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ठीक है, अगर वो तो पॉइंट चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है कि मास जो है नियर अबाउट 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 0 तो नहीं, लेकिन वो भी हम मानते हैं नॉर्मली कि 0 के अराउंड ही होगा। ठीक है, और अगर टेस्ट चार्ज मानते हैं तो टेस्ट चार्ज में हम कहते हैं कि मास में भी कुछ भी हो बट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू 0, हम मान के चलेंगे। मास नॉर्मली हम कहते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। टेस्ट चार्ज होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तभी वो टेस्ट चार्ज बनेगा, अदरवाइज वो टेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी चार्ज से रिलेटेड, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है और वो ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है, तो ये तो बात थी चार्जेस की, अब हम बात करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज की। तो आप सभी जानते हैं कि चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अगर आपने क्लास 10th में सुन रखा हो तो चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज है भाई, जल्दी से आप लोग याद करिए कौन कौन सी हैं। तो
पहला है, पहला क्या है, पहला क्या है, कोई भी पहला मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला यही है। चलिए मैं उल्टा मान लेता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वैसे नॉर्मली बुक में ये तीसरा होता है, बट मैं वैसे ही मान ले रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और जो तीसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने इसीलिए इसको लास्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मुझे डिटेल में बताना है। तो जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे आसान प्रॉपर्टी कंजर्वेशन, इसके अकॉर्डिंग चार्ज न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इन सारी बातों से एक ही मीनिंग निकलता है कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, ओके। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। तो एडिटिविटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि नेट जो नेट अमाउंट होगा, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, वो एक्चुअली में एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। एल्जेब्रिक सम को फॉलो करेगा। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा हम लोग आगे समझ लेते हैं पहले इसको। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या कहता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो किसी बॉडी पे जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो उस सारे चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, तो अगर आपके पास एक बॉडी है और मान लीजिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस बॉडी का नेट चार्ज कितना होगा, तो आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन दूसरे इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन तीसरा पार्टिकल, कौन सा है भाई आपका, प्रोटॉन, इनको ऐड करेंगे तो यही आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या मिल जाएगा आपको, देखिए चार्ज क्या है पहले बॉडी का, यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस दूसरे पे चार्ज कितना है, तो ऑब्वियसली तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 विथ साइन आपको लिखना है। ठीक है, प्लस प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट, तो इस बॉडी पे जो नेट चार्ज है ना वो एक्चुअली -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। और इसका नेचर तब कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, और एक्चुअली में इसी को कहा जाए तो यही नेट अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने का सबसे इजी तरीका यही है कि जितने पेयर आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिल रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए, तो जो एक्सेस मिले वही उसका नेट चार्ज होगा। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे 3 हैं, 3 पार्टिकल, जिसमें से एक पेयर आपको मिला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वही तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है। अगर मान लीजिए कि 5 पार्टिकल हों ऐसे, लाइक दिस वन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 हों, ऐसे सपोज करिए, या ऐसे मान लीजिए 3 प्रोटॉन हो, 3, तो जितने भी पेयर मिले आप कैंसिल करते जाइए, पेयर मिल गया आपको, यानी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन तो बचा नहीं। इसका मतलब ये जो बॉडी है वो अनचार्ज है। ठीक है, न्यूट्रल है। क्लियर है,
सिंपल ऐड कीजिए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज किसी बॉडी पे होता है वो एक्चुअली में पहले चार्ज प्लस दूसरे चार्ज ऐसे करते हुए प्लस लास्ट चार्ज या जितने भी चार्ज हैं उनके सम के बराबर होता है, या एडिटिविटी ऑफ चार्ज जो होगा वो समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 टू एन क्यू आई के बराबर होता है। यही प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, ठीक। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अगले पार्ट में, तो ये चीज आपको बड़ा यूज होगा, बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स पे हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। तो ये तो था आपका दूसरा। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कोई कोई थ्योरी या कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये सिर्फ इतनी बात कहता है कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ठीक है। और जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा यानी कि जो टोटल यूनिवर्स में जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। ओके, अब जो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विदाउट स्किपिंग, हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बट नेक्स्ट पार्ट में।